हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना आपका स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है, डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग आर ओ सब्जेक्ट साइंस की दूसरी क्लास लेने वाले हैं और हम लोग सीरीज़ 2 लेके चल रहे थे। पहले में 60 प्रश्न, 60 से प्लस प्रश्न दिए गए हैं और दूसरे में पूरा, यानी कि कहा गया है कि इन 2 क्लासों में पिछले जितने भी प्रश्न साइंस जीव विज्ञान से बने हैं उनमें ये सारे प्रश्न इन्वॉल्व किए गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से उन प्रश्नों की व्याख्या भी की गई है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी है, पहली वाली साइंस की पहली वीडियो को, तो ज़रूर जाके देखें और बताएं कि आपको वो वीडियो कैसी लगी और आपका स्कोर उसमें कितना रहा। आज की बात करें तो कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की व्याख्या कोशिश करी जाए और प्रीवियस ईयर बिल्कुल जितने भी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जीव विज्ञान से, वो सारे प्रश्न इन्वॉल्व किए गए हैं। चलिए, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपकी मेहनत की सफलता के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किन प्रकार के जो है वो प्रश्न बने हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न की अगर बात कर ली जाए तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसकी उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, प्रक्रम से, किससे? प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज। तो पहले का जो सही आंसर हो जाएगा वो वसा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वसा का जब पाचन होता है शरीर में तो इससे अधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है, ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है किससे? वसा से। इन ऑप्शन में से वसा जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। अब बात कर ली जाए वसा के बारे में थोड़ी सी, तो 1 ग्राम वसा अगर पूरी तरह से इसका पाचन हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण हो जाता है, क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है, तो ये 9.3 किलो, ठीक है, कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। यानी कि अगर 1 ग्राम वसा पूरी तरह से पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है शरीर में तो इसे 9.3 केजी कैलोरी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। और अगर एक वयस्क व्यक्ति की बात करी जाए तो उसमें वसा की जो मात्रा होती है, ऊर्जा जो प्राप्त होती है वसा से, वो 20 से 30%, 20 से 30% जो है वसा के ऑक्सीकरण से एक वयस्क व्यक्ति में इसका जो है ऊर्जा जो है प्राप्त होती है वसा से। ठीक है, तो ये बात रही पहले क्वेश्चन की और ये आंसर जो है आपका सही हो जाता है दूसरा ऑप्शन। भोजन का एक प्रमुख अंग है, ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज। तो दूसरे ऑप्शन के दूसरे क्वेश्चन के अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट भोजन का एक प्रमुख अंग है और जो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है। ठीक है, क्या है? यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या है? ये यौगिक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं। ठीक है, ये बात रही। तो दूसरे क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कैसीन, लैक्टोज, केसीन के साथ कैरोटीन, लैक्टोज के साथ साथ ब्यूरेटिक एसिड। तो अगर सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गाय का जो दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है उसमें केसीन के साथ कैरोटीन उपस्थित होता है, इसी वजह से उसका रंग जो है वाइटिश येलो में होता है। ठीक है, तो दूध में कैसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति होती है और ये कैसीन जो है क्या है? प्रोटीन है। कैसीन क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, और इसी प्रोटीन के कारण जो दूध का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। ठीक,
और गाय का जो दूध होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और पीले रंग की उपस्थिति कैरोटीन की वजह से हो जाती है। ठीक है, और कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। इसके सूत्र की बात कर ली जाए तो C40O56 इसका जो है सूत्र है। तो ये बात रही यानी कि तीसरे की क्वेश्चन की, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, केसीन के साथ कैरोटीन। अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए चौथे की, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सही नहीं है सुमेलित। ठीक है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है चौथे का वो है कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। ठीक है, तो कपड़े धोने का सोडा के यहाँ क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या सही होगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। और खाने के नमक की बात कर ली जाए तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। सोडियम ही सिर्फ नहीं, सोडियम क्लोराइड हो जाता है। ठीक है, ये बात, और सारे ऑप्शन बढ़िया हैं। तो जो नहीं है वो चौथा ऑप्शन ही हो जाता है। आगे देखिए, कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, कौन सा इसमें सूक्ष्म तत्व नहीं है। ऑप्शन है लोहा, जस्ता, गंधक और मैग्नीज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा गंधक। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए तो मनुष्य जितने भी जीव हैं यानी कि मनुष्य और जंतु की बात कर ली जाए तो इनके जो खनिज तत्व हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं। कितने? दो भागों में। पहला जो है वो दीर्घ पोषक तत्व होता है। ठीक है, दीर्घ पोषक तत्व, और दूसरा जो होता है वो सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व। ठीक है, माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट। तो माइक्रो एलिमेंट की बात बाद में, पहले हम लोग मैक्रो एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो माइक्रो एलिमेंट होते हैं इनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, शरीर में। लेकिन जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं या मैक्रो जो एलिमेंट्स होते हैं इनकी इन सूक्ष्म तत्वों की अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसमें जो दीर्घ पोषक तत्व होते हैं इसमें देखिए मैग्नीज आते हैं। ठीक है, लोहा जस्ता हम लोगों ने देख लिया, लोहा जस्ता मैग्नीज आएंगे ही, इसमें गंधक नहीं आता है। ठीक ना, और कॉपर आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ सबके सूत्र, आप पूरी तरह से मैं बोलती भी जाऊँगी, आप लिख लीजिएगा। जैसे कि दीर्घ पोषक तत्वों में जो है देखिए इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो गंधक इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। लेकिन और दीर्घ पोषक तत्वों की बात कर ली जाए तो वो है आपका जस्ता। ठीक है, कॉपर Cu, आयोडीन, कोबाल्ट Co, कोबाल्ट, निकिल Ni। ठीक है, क्रोमियम Cr, क्रोमियम। तो ये सारे क्या है? सूक्ष्म है। और अच्छा, ये जो मैंने Co, निकिल, ये सारे सूक्ष्म में आते हैं, यहाँ पे सूक्ष्म पूछा गया है। दीर्घ की अब बात करते हैं। दीर्घ में देखिए मैग्नीशियम आ जाता है। क्या आ जाता है? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस, क्लोरीन और गंधक। ठीक है, ये गंधक किस में आ जाएगा? दीर्घ में आ जाएगा। तो ये सूक्ष्म नहीं है बल्कि गंधक जो है दीर्घ पोषक में आ जाता है। तो मैंने क्लियर कर दिया, फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ अगर आपको कन्फ्यूजन है। सूक्ष्म तत्व में आपका लोहा, जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, ये सारे सूक्ष्म तत्व होते हैं। जबकि दीर्घ की बात कर ली जाए तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, गंधक और क्लोरीन, ये सारे जो क्या होते हैं? दीर्घ पोषक तत्व हो जाते हैं। तो पांचवें का जो है वो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये हार्मोन और उन जो हार्मोन जिस ग्रंथि से स्रावित होती हैं वो बातें। तो प्रोजेस्टेरॉन थायराइड, टेस्टोस्टेरोन अग्नाशय, थायरोक्सिन गर्भाशय, इंसुलिन वृषण। तो देखिए बात कर ली जाए कि छठे में क्या होगा, तो अगर प्रोजेस्टेरॉन की बात कर ली जाए तो ये गर्भाशय से निकलता है। किससे? गर्भाशय से, यानी पहले का तीसरा होगा। तो दो में तीसरा है, देखते हैं और आगे।
टेस्टोस्टेरोन की बात कर ली जाए तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो वृषण से निकलता है, ठीक है। वृषण ये मेल में होता है और गर्भाशय जो है वो फीमेल में होता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। थायरोक्सिन की बात कर ली जाए तो थायरोक्सिन जो है वो थायराइड में, इंसुलिन जो है वो अग्नाशय में होता है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, तो बिल्कुल ही पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव हृदय का प्रथम शल्य का प्रत्यारोपण किया गया था कब, तो किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। एक थोड़ा सा वो था, इम्पॉर्टेंट था, तो मैंने बता दिया। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, अब ये क्वेश्चन जो है पहले बताया गया है, ठीक है। तो अस्थि मज्जा में बनती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी कि स्त्रियों में होता है। तो अभी अभी हम लोगों ने उससे किया, जो अभी अभी क्वेश्चन किया है उससे ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन है कि एंडोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोन, थायरोक्सिन। तो आप लोगों ने अभी भी देखा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। अच्छा दिया है यहाँ पे, तो टेस्टोस्टेरोन तो होगा नहीं क्योंकि ये मेल में है, तो एस्ट्रोन जो है वो फीमेल में होता है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, ठीक है। और एस्ट्रोन की बात कर ली जाए तो थायरोक्सिन, अच्छा हम लोगों ने अभी भी तो ग्रंथि देखी है फिलहाल। थायरोक्सिन किस ग्रंथ में पाया जाता है, अगर इसकी बात कर ली जाए तो थायराइड ग्रंथ में से स्रावित होता है, ये सारी चीज़ें हैं। एस्ट्रोन एक फीमेल जो है हार्मोन है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है, ठीक है, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो आठवें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो एड्रेनलिन जो है वो सही आंसर हो जाता है, आठवें का दूसरा, ठीक है। एड्रीनेलिन को और भी एक एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, ठीक है। और ये एड्रीनल मेडुला से स्रावित होते हैं, किससे? एड्रीनल मेडुला से स्रावित होते हैं। इसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। किसका? उत्तेजना का अनुभव होता है शरीर में, ठीक है। इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति ऐसे जो इम्पोर्टेंट है वही देख लेते हैं। एड्रेनल की एपिनेफ्रिन कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो है कि इसमें जो है इसके श्रावण से जो हृदय गति में जो है वो वृद्धि होती है, उत्तेजना का अनुभव होता है। बस यही इंपॉर्टेंट जो है वो देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक हम लोग अगर देखेंगे, बस कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन उतने आते नहीं साइंस से, क्योंकि तीनों साइंस मिला के रहता है। तो देख लेते हैं हम बस प्रीवियस ईयर से संबंधित। तो परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? अग्र मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला, ऑप्टिकल लॉब। तो 9वें का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ठीक है। मानव के मस्तिष्क में जो परितृप्ति और प्यास का जो केंद्र है वो मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से होता है, ठीक है। जैसे कि भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण, घृणा, प्रेम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाइपोथैलेमस में होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। तो 10वें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस द्वारा, ठीक है। जो है ये इंसुलिन का एक हार्मोन है और इसका जो उत्पादन है इंसुलिन का वो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय में किससे? लैंगरहंस की दीपिकाओं से होता है। ये लैंगरहंस जो है दीपिकाओं से, इसकी दीपिकाओं से होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यानी कि ए मतलब असर्शन और रीजन कारण हो जाता है। सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है, ठीक। कथन है ये। कारण क्या है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत उसके हिसाब से। तो ये बात सही है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अगर आए तो ये सही नहीं है, अवांछनीय होता है। लेकिन तीव्र प्रकाश से शरीर में मेलाटोनिन होता है, का उत्पादन होता है, ये सही नहीं है। तो ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ठीक है, असत्य है,
ठीक है, यहाँ पे असत्य होगा, मतलब आर असत्य है, ठीक है ना, आर असत्य है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? कीटों के नियंत्रण हेतु, वानस्पतिक प्रसारण के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए, खरपतवार के नियंत्रण के लिए, ठीक है। तो सही आंसर की अगर बात कर ली जाए 12 के क्वेश्चन की, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। वानस्पतिक प्रसारण के लिए जो है पौधों में गूटी लगाई जाती है, जिससे इनका कायिक प्रवर्धन होता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे जो है गूटी लगाना या आप कहते हैं कलम करना, ये सारी क्या है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के एक प्रकार है, तो उसी में ये भी आता है। 12 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि तुलसी औषधि के काम में क्यों आती है, दवा बनाने के काम में अगर आती है तो क्या ऐसा, कौन सा ऐसा तत्व उपस्थित है जिसके कारण उसका महत्व इतना बढ़ जाता है। अकार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड, लिथियम बाइकार्बोनेट। तो सही आंसर की बात कर ली जाए, इसमें फिनोल एवं फ्लेवोनाइड होते हैं, जिससे तुलसी के जो औषधि महत्व बढ़ जाता है इससे, ठीक है। और तुलसी की बात कर ली जाए तो इसको आसिमम सैक्टम भी कहा जाता है। तुलसी को क्या कहा जाता है, आसिमम सैक्टम, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं, कौन सी, फाइटो रसायन पाए जाते हैं। और इसमें जो है ऑक्सीकारक की जो प्रतिरोधी क्षमता है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। और इसमें देखिए अभी अभी हम लोगों ने क्या, फिनोल फ्लेवोनॉइड ये तो पाया ही जाता है, सैपोनिन पाया जाता है, ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं जिससे इसमें औषधि गुण आते हैं। तो 13वां का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? चुकंदर, चीनी, शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, कपास, सेल्यूलोज, ठीक है, दुग्ध, लैक्टोज। सही आंसर की अगर बात कर ली जाए, पहले इसको सुमेलित किया जाए तब देखा जाए, ठीक है। चुकंदर जो है चीनी के साथ, ठीक है। शहद मीठा होता है तो इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बिल्कुल पाया जाएगा। कपास पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है, सही है ये। और दूध में लैक्टोज पाया जाता है, तो सीधे सीधे सही हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। आगे देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मेंडल, हैगल, रोनाल्ड रॉस, डार्विन। देखिए डार्विन के द्वारा डार्विन बाद बताया गया था, ठीक है। तो ये रोनाल्ड रॉस है। कौन है? रोनाल्ड रॉस के द्वारा ये पता चलता है कि मलेरिया जो है एक परजीवी से, वो भी किस परजीवी से, परजीवी की बात कर ली जाए तो वो प्लाज्मोडियम है, ठीक है। कौन सा है? प्लाज्मोडियम। आगे बात कर ली जाए अगले क्वेश्चन की। सिलिकोसिस एक है, कौन सी बीमारी है? ये तो डिजीज़ तो है, लेकिन कौन सी डिजीज़ है? गुर्दा संबंधित बीमारी, यकृत संबंधित बीमारी, फेफड़े संबंधित बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका, ठीक है। तांत्रिक कहाँ से हो गया, तंत्रिका। अब 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो फेफड़े से संबंधित बीमारी है, ठीक है। सिलिकोसिस फेफड़े संबंधी रोग है। इसमें धूल कण की उपस्थिति से सिलिका में श्वसन का जो प्रवाह होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, तृतीय प्रतिजन DPT बच्चों को दी जाती है किस बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए? रोहिणी पोलियो चेचक से, पोलियो रोहिणी टिटनेस से, चेचक कुकुर खांसी टिटनेस से, रोहिणी कुकुर खांसी टिटनेस से। तो जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, रोहिणी या डिप्थीरिया। रोहिणी मतलब डिप्थीरिया, इसको डिप्थीरिया भी कहा जाता है। काली खांसी को कुकुर खांसी कहा जाता है, ठीक है। तो इनसे बचाव के लिए शिशुओं को DPT वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है। हार्मोन क्या है? TSH, ACTH, FSH, ADH। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए, चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ADH, ठीक है।
ये पीयूष ग्रंथि से ADH हार्मोन का स्राव होता है। यह वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के लिए क्या होता है, नियंत्रित करता है उसको, ठीक है। ट्यूमर संसूचित करने में प्रयोग रेडियो समस्थानिक है। आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24, कार्बन 14। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, आर्सेनिक 74, ठीक है। जो ट्यूमर होता है वो रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 से क्या होता है, शुरू होता है। इसमें परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम की अगर बात कर ली जाए तो रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, ठीक है। इस तरह से आगे देखते हैं। फिलहाल 19 का जो सही आंसर पहला हो जाएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने, कहाँ गया, हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? एमिलाइड मोनोप्रोटीन, एमिलाइड मल्टीप्रोटीन, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन, एमिलाइड लैक्टिक प्रोटीन। देखिए 20 का सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो प्रिकर्सर प्रोटीन, एमिलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन जो है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मस्तिष्क में जो रोग अल्जाइमर है इसको उत्पन्न करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुमेलित कीजिए। मलेरिया, बोन मैरो, फाइलेरिया मस्तिष्क, एंसेफालिटिस लसिका ग्रंथि, ल्यूकेमिया रक्त कोशिकाएं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से होना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे हम कर लेते हैं। पहले अगर मलेरिया की बात करी जाए तो मलेरिया जो है, मलेरिया का जो सही हो जाएगा, यानी कि ये जो रोग है और उससे प्रभावित होने वाले अंग हैं, यही है, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चंस है। तो अगर मलेरिया की बात कर ली जाए तो मलेरिया में जो है रक्त कोशिकाएं आ जाते हैं, ठीक है, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, पहले का यानी कि चौथा हो जाएगा, ठीक है ना, चौथा हो जाएगा। और फाइलेरिया की बात कर ली जाए तो लसिका ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है, कौन सी, लसिका ग्रंथि हो जाएगी। एंसेफालिटिस की बात कर ली जाए तो एंसेफालिटिस मस्तिष्क से संबंधित हो जाएगा। और ल्यूकेमिया जो है वो ब्रोन मैरो, ये तो आसान है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा। पहले का चौथा हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, ठीक है, और तीसरे का दूसरा हो जाएगा, चौथे का पहला। तो ये अगर ऑप्शन होगा तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। स्व प्रतिरक्षी रोग, संधिवात या संधिशोथ, अनुवांशिक रोग, क्षय रोग, पामा रोग, चिंचड़ी, मानसिक रोग, मनोविदलता। 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षय रोग को यक्ष्मा या तपेदिक भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। यह किस जीवाणु से, ये जीवाणु से, देखिए क्षय रोग जो है वो जीवाणु से फैलता है और क्षय रोग अनुवांशिक रोग नहीं है। अनुवांशिक रोग वो रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे दिखाई देते हैं आने वाली पीढ़ियों में, ठीक है। तो जीवाणु की बात कर ली जाए तो माइकोबैक्टीरियम, आप इसको पूरा कर लीजिएगा, बैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है, ठीक है। इसमें रोगियों को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम आना, सांस फूलना आदि लक्षण जो है, और यह एक अनुवांशिक रोग नहीं है। 22 का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, कहाँ चला जा रहा है, सुमेलित कीजिए। आर्सेनिक 74 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, कोबाल्ट 60 रक्त व्यक्तिक्रम, आयोडीन 131 ट्यूमर, सोडियम 24 कैंसर। देखिए 23 के मिलान की अगर पहली बात कर ली जाए तो क्या सही होगा कि आर्सेनिक 74 जो है इससे ट्यूमर होता है, क्या हो जाएगा, ट्यूमर से संबंधित ये हो जाएगा। अब कोबाल्ट कैंसर, कोबाल्ट से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। आयोडीन 131 से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता हो जाएगी। सोडियम 24 से रक्त व्यक्तिक्रम हो जाएगा। तो इस तरह से पहले का तीसरा,
ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही आपका, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है? H5N1, H1N1, जीका, रेट्रो। तो 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो H5, इसको इस तरह से लिखना है H5N1, यही ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा H5N1 का। एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होती है कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत बीजियों से। तो 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जीवाणुओं से जो है एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, यदि आँख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आँख का रोग कहा जाता है? निकट दृष्टि, दृष्टि वैषम्य, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद। तो आपको पता है 26 का जो सही आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद, ठीक है। कि जब आँख का जो अपारदर्शी लेंस है वो क्या हो जाए, लेंस जो है वो अपारदर्शी हो जाए, यानी कि अच्छे से दिखाई न दे, ठीक है, उस पर एक परत जम जाए तो वो क्या हो जाएगा, मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष की बात कर ली जाए तो इसमें दूर की वस्तुएं जो है वो धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है ना, धुंधली दिखाई देती हैं। और दृष्टि वैषम्य की बात कर ली जाए तो इसे कार्निया या आँख का लेंस पूर्ण रूप से गोलाकार नहीं होता है, पूरी तरह से क्या होता है, गोलाकार नहीं होता है, जो कार्निया होता है आँख का। आगे देखते हैं, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। तो 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रिपैनोसोमा के एक जो है कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इससे क्या है, निद्रा रोग नामक एक बीमारी फैलती है, ठीक है ना। और इसका वाहक जो है सीसी मक्खी होता है, ये एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा, सीसी मक्खी होता है, मक्खी। आगे देखते हैं, फिलहाल एड्स का कारण है बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस और अमीबा। तो 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही आसान है, वायरस यानी कि विषाणु भी जिसको कहा जाता है, ठीक है ना, HIV, ठीक है, इसका HIV अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो, कोई बाउंडेशन है नहीं। फिलहाल आगे चलते हैं, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? स्टेरॉइड, विटामिन, उत्प्रेरक, कीटनाशक। तो 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो स्टेरॉइड सही हो जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का क्या है, स्टेरॉइड है। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो मोम जैसा होता है, किसके जैसे, मोम जैसा होता है, और ये वसा का ही एक रूप होता है, किसका, वसा का ही एक रूप होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा आती है, यानी कि रक्त का संचरण अच्छे तरीके से नहीं होता है। आगे देखिए, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो, क्षय रोग। तो 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्षय रोग है, वो विषाणु जनित रोग नहीं है। आगे देखते हैं, शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स, रक्त क्षीणता, स्कर्वी, अधिरक्त स्राव। तो 31 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो इससे रक्त क्षीणता हो जाती है, क्या हो जाती है, अनीमिया हो जाता है, क्या हो जाता है, अनीमिया, आयरन की कमी से। आगे देखते हैं, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक सामान्य स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत की वर्णांध होने की संभावना? देखिए, वर्णांधता जो है वो अनुवांशिक रोग है। अगर एक वर्णांधता जो है कि रंगों का कन्फर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, 25%, 50%, 100% या 0%। तो बात कर लीजिए 32 के सही आंसर की तो 0% होगी, ठीक है। अगर उनके माता पिता में वर्धांतता नहीं है तो इसका जो है 0% हो जाएगा। अब बात अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है?
डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा और हेपेटाइटिस। तो 33 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो जो वायरस द्वारा रोग होता है वो हेपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस बी एक संक्रमण रोग है। ठीक है, और ये वायरस द्वारा होता है। इसमें लीवर में सूजन आ जाता है। ठीक है, सूजन और जलन हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाया जाने रोग है। अंगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है। झूठ कंड जौ में पाया जौ, ठीक है, यहाँ पे जौ होगा, जौ में पाया जाने वाला रोग है। और खैरा धान में पाया जाने वाला रोग है। ठीक ना, तो जो 34 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जो सही नहीं है वो तीसरा है कि झूठ कंड जो है जौ में नहीं, क्योंकि जौ में मिथ्या कंड अथवा झूठ कंड जो है वो धान में होता है। किसमें? धान के खेत में होता है या धान की फसल में होता है। ये कवक होते हैं। जो मिथ्या कंड या झूठ कंड है ये कवक होते हैं। क्या होते हैं? कवक होते हैं। आगे देखते हैं, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? नाइट्रोजन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जिंक हो जाएगा। मतलब मक्का में जो सफ़ेद कली आ जाती है वो जिंक की कमी से हो जाती है। ठीक है, एक कम मात्रा होने पे Zn यानी कि जिंक हो जाता है। और इसमें इसकी बहुत ही कम मात्रा का मक्का की खेती में इसका जो है कम बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती कि हाँ इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। और कमी हो जाने से इसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और पौधे जो होते हैं वो बौने ही रह जाते हैं। ये बात रही। ठीक है, और इसको वाइट बड या सफ़ेद कली कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में इबोला वायरस का नाम लिया गया था एक शहर के नाम से, एक प्रांत के नाम से, एक नदी के नाम से, एक पर्वत के नाम से। ठीक है, तो सही आंसर की बात कर ली जाए तो इबोला वायरस जो है एक नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ठीक है, और कब? 1976 में इबोला नदी जो कि कांगो या अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित एक गांव में की गई थी और इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था? इबोला। और इसकी पहचान, इस रोग की पहचान वहीं अफ्रीका महाद्वीप के कांगो के एक छोटे से गांव में इबोला नदी के नाम पर इसी वजह से इस वायरस का नाम रख दिया गया था। ठीक है, साधारणतः ओरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चने के खेत में, धान के खेत में या गेहूं के खेत में। ठीक है, तो ये है क्या? एक प्रकार का ये खरपतवार है। क्या है? खरपतवार है। सही आंसर की अगर बात कर ली जाए 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो तंबाकू खेत में ओरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है। कौन से? तंबाकू के खेत में। ठीक है, ये परजीवी किस्म का पौधा होता है। ठीक है, ये जो खरपतवार होता है ये परजीवी किस्म का होता है। ठीक है, जो कि तंबाकू इसके अलावा आलू और टमाटर के खेतों में भी ये पाया जाता है। और इसकी लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं ओरो बैंकी खरपतवार की। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किस चीज़ का? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो देखिए, विटामिन के बारे में हम अगले वीडियो, जो पहली वीडियो है साइंस की, उसमें हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया था। तो बात कर ली जाए सही आंसर की, तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए सुनहरा चावल या गोल्डन चावल में जो है इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। ये जो गोल्डन चावल है अगर इसकी किस्म की बात कर ली जाए तो ओराइजा सेटाइवा चावल की एक प्रकार की क्या है? किस्म है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तकनीकी का प्रयोग
किस एक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है? प्रोटीन विश्लेषण, गुणसूत्र गणन, डीएनए का मात्रात्मक विश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। 39 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जीवाणु भोजियों के संबंध में कौन सा कथन सही है? जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणु भोजी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 1 2 दोनों, और ना ही 1 ना ही 2। ठीक है, तो 40 के सही आंसर की बात कर ली जाए, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सफल क्लोन्ड जानवर है? ठीक है, क्लोन आपने 9th 10th से ही इसको पढ़ा होगा, अगर आपका साइंस विषय होगा तो। ऑप्शन है कुत्ता, खरगोश, गिबन और भेड़। सही आंसर जो है इसका वो भेड़ है। ठीक है, इसका क्लोन सबसे पहले तैयार किया गया था। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा गया था? डॉली। क्या रखा गया था? डॉली, 1996 में। ठीक है, स्कॉटलैंड में ये क्या हुई थी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो देखिए, वसा और प्रोटीन जो है अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। उचित तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, ऑक्सीजन और प्रकाश। तो 43 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन एक बीज के अंकुरण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखा जाए, हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है जिसे कहते हैं बल्ब, ट्यूमर, फॉर्म, राइजोम। तो आपको पता है ये आसान प्रश्न और कई बार पूछा गया है, तो राइजोम सही हो जाएगा। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस, नाइट्राइड, नाइट्रेट और अमोनिया। ये भी आसान है, नाइट्रेट के रूप में जो है करते हैं ग्रहण पौधे नाइट्रोजन को। ड्रिंग नहीं बल्कि यहाँ पे हींग होगा। ठीक है, हींग प्राप्त की जाती है, हींग। तने से स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से, पत्तियों के निष्कर्षण से। 45 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तन से और जड़ों से, दोनों के निष्कर्षण से रिंग जो है हींग जो है, माफ़ करिएगा, प्राप्त होती है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। आयोग के हिसाब से यहाँ प्रश्न ऐसे हैं, तो पहला और दूसरा जो सही हो जाएगा आंसर। ठीक है ना। देखिए, करनाल बंट रोग है जौ का, गेहूं का, बाजरा का या ज्वार का? तो ये फसल है। 46 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो ये करनाल बंट जो है वो गेहूं का एक रोग है। ठीक है, अगर गेहूं में अब किसकी उपस्थिति की या इसके बारे में थोड़ा सा अगर जान लिया जाए कि करनाल बंट है क्या, तो एक फफूंद जनित रोग है। क्या है? फफूंद जनित रोग है, यानी कि वो तो कवक था जो हम लोगों ने पहले देखा, ये फफूंद रोग है। और ये जो कवक है टिलेसिया वंश, ठीक है, किसके वंश से? टिलेसिया वंश से संबंधित है, टिलेसिया वंश से संबंधित है। ठीक है, ये लग जाने से इसमें गेहूं में जो उसकी गुणवत्ता होती है वो कम हो जाती है, यानी कि कुष्ठ रोग हो जाता है गेहूं को। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नत्रजन वृद्धि और विकास, फास्फोरस जड़ का विकास, पोटेशियम स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण, बोरॉन रोग प्रतिरोधकता। इसकी जो सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो आयोग के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ऑप्शन ही मिसप्रिंट दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन ही सही से नहीं दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम एक दीर्घ पोषक तत्व है, जिसके बारे में हमने सूक्ष्म पोषक और दीर्घ पोषक तत्वों के बारे में बात की। नाइट्रोजन की बात कर ली जाए तो इसमें जो है इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। और बात कर ली जाए जड़ों के विकास के लिए जो आवश्यक है वो फास्फेट आयरन जो है ये ग्रहण करते हैं उससे। और जो है कि पोटेशियम की अगर बात कर ली जाए तो ये तो बिल्कुल सही है, स्टोमेटा के खुलने का एवं बंद होने का नियंत्रण ये रखते हैं। ठीक है, कौन?
पोटेशियम। तो ये तो सही हो जाएगा। मान लीजिए जो सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ही इस तरह से है, तो जो इसमें सुमेलित है इसमें तीनों ऑप्शन देखिए सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये तीनों, सिर्फ एक ही सुमेलित हो, तो यहाँ या तो क्वेश्चन गलत दिया गया है या ऑप्शन दिया गया है गलत, तो इस तरह से, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ पे आयोग के द्वारा ही चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ है। आगे देख लिया जाए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मक्का, नर मंजरी निकलना, मूंगफली खूंटी बनाना, और काबुली चना कीले निकलना, तंबाकू सीड्स कर्तन। यानी कि फसल तैयार होने के बाद उसका जो ऐसा भाग जो हम न खाते हों या उसका उपयोग खास न हो, तो जो सुमेलित नहीं है 48 में, वो तीसरा, काबुली चना का कीले नहीं निकाला जाता, कीले नहीं निकाले जाते, बल्कि जो तंबाकू की बात, तो शीर्ष कर्तन होता है कि उसका जो शीर्ष ऊपरी तना है उसको कट कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, बल्कि जो कीले निकलती हैं वो धान में, गेहूं में, गन्ने में आदि में निकलती हैं, ठीक है, काबुली चने में नहीं। आगे देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल और तन परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्केड, नदी पादप, घटपड़ी, जलोदभिद, ठीक है ना, जलोदभिद हो जाएगा। 49 में अगर जो सही सुमेलित नहीं है की बात कर ली जाए तो घटपड़ी पौधे जो होते हैं वो जलोदभिद नहीं होते हैं, ठीक है, ये कीट भक्षी पौधे होते हैं। कैसे होते हैं? कीट भक्षी, कीड़ों को खाते हैं, और ये दलदली और नमी भूमि में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जलोदभिद का मतलब नमी और जो है कि नम जो भूमि होती है दलदली भूमि से नहीं है, ठीक है, तो यही सुमेलित नहीं है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और सारे अधिपादप की बात कर ली जाए तो इसे एपीफाइट भी कहते हैं। एपीफाइट किसे कहते हैं, किन पौधों को, वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है, मतलब एक जो है हृदय 3 भागों में बटा होता है, स्तनधारी में, पक्षियों में, उभयचर में, मछलियों में, तो उभयचर में, किसमें? उभयचर में, यह आसान था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्लोरोमाइसिटिन, टाइफाइड नासी, क्रिस्टल वायलेट प्रतिरोधी, क्विनीन मलेरिया रोधी, एप्सिरिन निश्चेतक, ठीक है। तो 51 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो एप्सिरिन निश्चेतक से सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। एप्सिरिन जो है ये दर्द निवारक है, बल्कि निश्चेतक नहीं है, ठीक है ना। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, गोसामर रेशम, मूंगा रेशम या अहिंसा रेशम। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोसामर रेशम जो है मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादित होता है वो गोसामर रेशम कहलाता है। समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 53 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो जो है आयोडीन, समुद्री घास निम्नलिखित तत्वों का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है, वो आयोडीन है। बिल्कुल समुद्री घास आयोडीन नमक का ही जो ज़्यादा आवश्यकता होती है इनको। जोनास साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? चेचक का टीका, हैजे का टीका, पोलियो का टीका, उपयुक्त में से किसी के लिए नहीं। 54 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो पोलियो के टीके के लिए ये जाने जाते हैं। किसकी खोज इन्होंने की है? पोलियो के टीके की। कौन? ये अमेरिकी चिकित्सक शोधकर्ता रहे हैं, ठीक है, और विषाणु शास्त्री थे, ठीक है। आगे बात देखते हैं। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। मोम के घोल का उपयोग क्यों किया जाता है? मोम के, ठीक है, मोम की बात हो रही है। फल तथा सब्जियों पर चमक लगाने के लिए, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, उनके पकने की गति को तेज करने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात कर लेंगे तो उनका भंडारण काल या लंबे समय तक वो खराब न हो इसके लिए मोम का घोल लगाया जाता है। काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? गाजर, भिंडी, प्याज, टमाटर। 56 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो ये भिंडी की एक क्या है? भिंडी फसल की एक प्रजाति है, ठीक है, काशी लालिमा, ठीक है। अब इसका नाम काशी लालिमा क्योंकि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय की कृषि शिक्षा संस्थान के द्वारा क्या किया गया था?
इसका पता लगाया गया था कुछ ऐसे, इसी वजह से इसका नाम काशी लालिमा पड़ा है। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ, जिनके लिए आवश्यक है कम उर्वरक तथा कम पानी, अधिक उर्वरक तथा कम पानी, कम उर्वरक तथा अधिक पानी, और अधिक उर्वरक तथा कम पानी। तो देखिए, जब अच्छी फसल चाहिए, चीज़ें अच्छी हों और सही हो, ठीक है। और हरित क्रांति की बात, हरित क्रांति के जनक कौन है विश्व में भी और भारत में भी, आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइएगा। सही आंसर की अगर बात करेंगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी की आवश्यकता हुई हरित क्रांति में उपजे जो फसल हुई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद इस तरह की फसलें उगानी चाहिए। इस तरह की फसलें उगानी चाहिए, नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ठीक है। उसी तरह की फसलें, यानी कि गहरी जड़ों वाली ही फसलें उगानी चाहिए। एक बार हमने जो फसल उगाते फिर वही फसल हमें उगानी चाहिए, ये कहा जा रहा है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए। तो देखिए, इसमें जो सही है ऑप्शन, वो सिर्फ दूसरा है। देखिए, आप ये जानते हैं, गांव में अगर आप होंगे तो आप जानते होंगे कि सेम ही चीज़ें उसी खेत में नहीं बोई जाती। कुछ अगर एक सीज़न में आपने गेहूं बोया, दूसरे सीज़न में आप धान बोइए, अगर नहीं ऐसा करते हैं तो मौसम के साथ साथ और फिर मृदा भी उतनी उपजाऊ नहीं रह जाती एक ही चीज़ बोने से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर फलीदार फसल एक बार आपने बोई तो दूसरी बार फलीदार फसल नहीं, बल्कि उसकी जगह कोई दूसरी फसल आप वहाँ पे बोइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विचार करना है कथन पे। एक कहा जा रहा है कसकुटा परजीवी आवृत बीजी का एक उदाहरण है। कसकुटा यानी कि अमरबेल, ठीक है। यह पोषी पौधे की पत्तियों में अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी कि वो अपने से भोजन, अपना स्वयं से अपना भोजन नहीं, अमरबेल नहीं बनाता। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा अगर बात कर ली जाए तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ये खुद से अपना भोजन बनाते हैं। अमरबेल की अगर बात कर ली जाए तो ये आवृत बीजी होते हैं, ठीक है। और ये दूसरों की पत्तियों पर आश्रित नहीं होते, पोषी पौधों पर अपना भोजन प्राप्त नहीं करते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? क्लोरपाइरिफोस, कार्बेडाजिम, क्विनालफॉस और बूटाक्लोर। तो 60 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बूटाक्लोर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ईस्ट का किण्वन, कैसीन का दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा का आवृत बीजी, घटपड़ी का परजीवी आवृत बीजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घटपड़ी हो जाएगा। यह परजीवी आवृत बीजी नहीं है, बल्कि यहाँ हम लोगों ने इस पर बात करी, क्या है जो है कि, अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है? नेपेंथीस है। मुझे अचानक से याद आया तो मैंने बता दिया, ठीक है। और इसके बारे में हम लोगों ने भी बात करी कि कीटभक्षी पौधा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सरसों, वरुड़ा, देखिए इनकी प्रजाति हैं, और पौधे और उनकी प्रजाति हैं, फसल और उनकी प्रजाति हैं। फसल का सरसों का वरुड़ा, मटर का सपना, असली का सूर्य और मूंगफली का कौशल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, असली का सूर्य सुमेलित नहीं है, ठीक है। और सूर्या जो है वो आम, पपीता, आलू की प्रजाति है, ठीक है, असली की नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और साइनोबैक्टीरिया। 63 के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो साइनोबैक्टीरिया जो हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ठीक है, जो सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन। तो इंसुलिन के बारे में हम लोगों ने देखा, ये कहाँ से स्रावित होता है इंसुलिन, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन या एस्ट्रोजन। तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोकिनिन, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गाय, देवनी, बकरी, बर्बरी, भैंस का भदावरी, भेड़ का गिर। तो यही चौथा ऑप्शन नहीं है, भेड़ का गिर जो है प्रजाति से सुमेलित नहीं है, ठीक है, गिर से नहीं होगा, बल्कि भेड़ का
और गाय की और प्रजातियों की बात कर ली जाए, क्योंकि पूछ लिया जाता है, तो गाय की प्रजाति जैसे कि भदावरी हो गई, हाँ। और बकरी की बात कर ली जाए अगर, गाय की तो भदावरी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल भदावरी हो जाएगी। बकरी की बात कर ली जाए अगर, तो गाय भैंस दोनों की, यहाँ पे भैंस पे दिया है तो यहाँ पे नेगेटिव चौथा दिया है, बिल्कुल चौथा हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही गलत है। भेड़ का गिर नहीं होगा प्रजाति में, ठीक है। यहाँ गाय भैंस का भदावरी, यहाँ पे गाय पूछेगा अगर भदावरी दे देगा तभी सही होगा, भैंस का पूछेगा तभी, ठीक है। बकरी की बात कर ली जाए तो बकरी की नस्ल जैसे थारपारकर है, ठीक है, सिंधी है, जमुना पारी, ये सारी बकरियाँ जो है बकरियों की प्रजाति है, बकरी की प्रजाति है। तो ये थे 65 प्रश्न। आई होप आपको हेल्पफुल लगे होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा इन प्रश्नों में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।